हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन BND क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम निमेटी हेलमिंथेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? निमेटी हेलमिंथेस, एस्क हेलमिंथेस, निमेटोडा, जो आप जानते हैं। तो आइए, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आज आता है, सबसे पहला संघ जो है हमारा आज का वो है एसके हेलमिंथेस। एसके हेलमिंथेस, हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस, जिसे आप और किस नाम से जानते हैं और इसे आप किस नाम से जान सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं निमेटोडा। निमेटोडा, ये इसी को कहा जाता है। ये नाम किसने दिया था? शब्द, ये शब्द दिया था ग्यगनबार्ग ने। मैंने कल भी बता दिया था आपको कि जो कल संघ पढ़ा था और ये आज का संघ है, ये दोनों नाम किसने दिए थे? ग्यगनबार्ग ने। ग्यगनबार्ग ने, ये शब्द आ गया ग्यगनबार्ग। ये जो जीव होते हैं, एस्क हेलमिंथेस के जो जीव होते हैं, ये राउंडवर्म होते हैं। इन्हें गोलक्रमी भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? इन्हें गोलक्रमी, या मैं कहूं इन्हें सूत्रक्रमी भी कहते हैं। अब देखिए, अब इसके कुछ प्रारंभिक लक्षणों की बात करते हैं। प्रारंभिक लक्षणों को अगर हम देखें तो प्रारंभिक लक्षणों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हम जानते हैं या पढ़ चुके हैं। उन फीचर्स को देखते हैं। आइए, उन फीचर्स को कौन कौन से? पहला, ये कैसे प्राणी होते हैं? सर, ये त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं। त्रिस्तरीय प्राणी, त्रिस्तरीय प्राणी का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इनमें सम्मिति कैसे देखने को मिलती है? इनमें सम्मिति द्विपार्श्व सम्मिति होती है। कैसे सम्मिति होती है? द्विपार्श्व सम्मिति होती है। ये बातें आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ये द्विपार्श्व सम्मित प्राणी है, ये त्रिस्तरीय प्राणी है। इनमें शरीर का संगठन अगर हम देखें, शरीर का संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर हम देखें शरीर का संगठन, तो शरीर का संगठन आपको मिलेगा ऊतक, या मैं कहूं, या तीनों लिख देता हूं ना, ऊतक अंग तंत्र प्रकार का, ऊतक अंग तंत्र स्तर का, या ऊतक अंग तंत्र प्रकार का। कल तक ऊतक अंग था। कल तक क्या था? ऊतक अंग था। और आज क्या हो गया? ऊतक अंग तंत्र आ गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो, इनके शरीर को अगर हम देखते हैं तो इनका शरीर दिखता है नलिका के भीतर नलिका, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इन्हें बोला जाता है, और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, नलिका के भीतर नलिका किनको कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, स्टार लगा देता हूं मैं यहां पर। इसे क्या कहेंगे? इन्हें नलिका के भीतर नलिका। क्या कह रहा हूं मैं? नलिका के भीतर नलिका, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। नलिका के भीतर नलिका किन्हें कहा जाता है, किन्हें माना जाता है? निम्न में से कौन सा इसका उदाहरण है? उदाहरण देख लेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ट्यूब विद इन ट्यूब किन्हें कहा जाता है? ट्यूब विद इन ट्यूब एस्के हेलमिंथेस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एस्के हेलमिंथेस को कहा जाता है। याद रहेगी ये बात। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने प्रमुख बातें की कि इनमें ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। अब हम कुछ यूनिक बातें करते हैं जो कुछ या इनमें पाई जाती है। जैसे कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो कल भी हमने पढ़ा है। क्या? देखिए, पहला हम कहेंगे कि इनमें एपिडर्मिस, या मैं कहूं इनमें क्यूटिकल पाई जाती है। ऐसे लिख देता हूं पहले। क्या? क्यूटिकल। आपको याद है ना, क्यूटिकल कल बताई थी मैंने। इनमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है।
क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और आपको याद है ये क्यूटिकल का आवरण इन्हें क्या बनाता है। अब आप कहेंगे क्या ये भी परजीवी होते हैं? हाँ होते हैं कुछ। ये स्वतंत्र जीवी मिलेंगे आपको, ये समुद्र जीवी मिलेंगे और परजीवी भी मिलेंगे। क्लियर है? तो जो परजीवी होंगे उनमें क्यूटिकल का आवरण मिलेगा, और क्यूटिकल का आवरण क्या करेगा, इन्हें जिस भी होस्ट में, जिस भी परपोषी में रहेंगे उसके पाचक एंजाइम से इसे क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए कि किसी भी एनिमल, चाहे हम हमारी बात कर लें, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एस्केरिस। एस्केरिस कहाँ देखने को मिलता है? एस्केरिस से जो रोग होता है वो एस्केरियासिस होता है। और कहाँ पर मिलेगा ये इन्फेक्शन, संक्रमण कहाँ करेगा? छोटी आंत्र में करेगा। तो क्या इसका पाचन नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगी, क्यूटिकल का आवरण मिलेगा, इसलिए ये पाचन नहीं होता। आ गई बात समझ में? इसलिए मैं ये बात कर रहा था, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी एपिडर्मिस, इसकी एपिडर्मिस क्या होती है? बहुकेंद्र की। क्या होती है? बहुकेंद्र की। कल बताया था मैंने, आपको याद होगा, सिंशियल। याद है? सिंशियल। जब एक कोशिका में दो से अधिक केंद्रक होते हैं तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? बहुकेंद्र की, मल्टी न्यूक्लिएट। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा कि पादप कोशिका में इसी के लिए अलग नाम काम में लिया जाता है और जंतु कोशिका में इसी के लिए अलग नाम काम में लिया जाता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? सेंशियल लिख सकता हूं, सेंशियल। इसकी एपिडर्मिस बहुकेंद्र की होती है। क्लियर है? आप एक पॉइंट पीछे लिख सकते हैं चाहे तो, ये हैं स्वतंत्र जीवी। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी। परजीवी, परजीवी भी होंगे, तथा ह्यूमस, ह्यूमस समझते हैं ना, मृदा पर जो ऊपरी पोषक परत पाई जाती है, ह्यूमस आधिक्य वाली। मृदा में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। ये कोई खास बात हमारे लिए है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ठीक है? तो ये बहुकेंद्र की स्थिति आपको देखने को मिल गई। नेक्स्ट, इसकी पेशीय में देखें, पेशीय स्तर में कुछ या पेशी स्तर में कुछ देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। पेशी स्तर में ये देखने को मिलता है कि इनमें अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इनमें अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा? अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं। क्लियर है? क्या पाई जाती हैं? अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, गहराई से आएगा नहीं, फिर भी हमें ये बात याद होनी चाहिए कि कौन सी पेशियां यहां पर देखने को मिलेंगी। वर्तुलाकार पेशियां अनुपस्थित होती हैं। पीछे वाला जो संघ था कल पढ़ा था उसमें देखने को मिलेंगी आपको। आगे बात समझ, इसलिए बात बताई। नेक्स्ट, कैसे प्राणी होते हैं ये? अगुह्य, कूटगुह्य या वास्तविक देहगुह्य? अगर वो चार्ट याद है ना तो ये एग्जाम्पल लिख रखा है, और इस एग्जाम्पल के नीचे लिख रखा है, या ऊपर लिख रखा है, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है, उसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। कूटगुह्य, स्यूडोसुलेमुट प्राणी होते हैं। ये हैं कूटगुह्य प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? कूटगुह्य प्राणी होते हैं। अब देखो, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी और आज वापस बता रहा हूं। कूट गुहा, ये गुहा क्या है? मैंने बोला था देह भित्ति और आहार नाल के मध्य में गुहा पाई जाती है। अगर वो गुहा मीजोडम से आवृत होती है तो वास्तविक, अगर मीजोडम पैकेट्स के रूप में मिलेगी, थैली के रूप में मिलेगी तो कूटगुह्य, और नहीं मिलेगी तो अगुह्य। ये तीन बातें बताई थी मैंने। क्लियर है ये बात? वापस मैंने एक बार रिपीट भी कर दिया। तो मैंने कहा ये कूटगुह्य प्राणी होते हैं। तो यहां पर इनकी गुहा में, मतलब आप समझदार हो कि इनकी गुहा जो होती है, सिलोम जो होती है, वो मीजोडम से लाइंड नहीं होती, मीजोडम से आस्तरित नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में यहां जो तरल होता है, वो तरल
इसके दबाव, इसकी देह भित्ति पर एक प्रेशर, एक दबाव बनाए रखता है। अब उसका क्या मतलब है वो देखिए। मैं यहां पर एक बिंदु लिखता हूं, कंकाल अनुपस्थित। क्या लिखा मैंने? कंकाल अनुपस्थित। क्या लिखा मैंने? कंकाल अनुपस्थित। लेकिन मैंने बोला ना, कल भी कहा था मैंने आपको कि इनका जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वो लिक्विड इनकी जो वो या तरल स्फितता बनाए रखने का कारण एक दबाव या इनके शरीर को आकृति या आकार प्रदान करता है। ये कल के वीडियो में भी है, ये बात आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे हाइड्रोस्केलेटन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोस्केलेटन। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो ब्रैकेट में हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन, स्केलेटन। आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है हाइड्रोस्केलेटन का मतलब। मैंने बोला कि जो गुहा है उसमें एक तरल होता है और तरल में स्फितता, तरल स्फितता का मतलब समझते हैं, टर्जिडिटी, मतलब तरल के कारण वो स्फित हो जाते हैं और उस स्फितता के कारण ही इनके शरीर का आकार और आकृति बनी रहती है। इसलिए इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोस्केलेटन। अगर हम हमारी बॉडी को देखें, हमारी बॉडी की जो शेप है किसके कारण है? आप कहेंगे सर अस्थियों के कारण, कंकाल के कारण हमारी ऐसी शेप है। अगर बोन्स को रिमूव कर दिया जाए तो जस्ट इमेजिन क्या होगा। आप वो इमेजिन, आपका काम है, आप करते रहिएगा। मेरा काम ये था कि हाइड्रोस्केलेटन क्या काम करता है। समझ में आ गई होगी बात? आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। हाइड्रोस्केलेटन के बाद बात करते हैं इसके उत्सर्जन की। उत्सर्जन कैसे करता है? उत्सर्जन, उत्सर्जन में मैं आपको बता दूं सर, उत्सर्जन ये अमोनिया का ही करेगा। किसका करेगा? अमोनिया का। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन के बाद बात आती है श्वसन, या उत्सर्जन में आपको ये बता दूं उत्सर्जी अंग कौन से हैं, ये भी पता होना चाहिए हमें। उत्सर्जी अंग ये भी चेक कर लीजिए आप। उत्सर्जी अंग, सर इसके उत्सर्जी अंग जो आपको देखने को मिलेंगे वो हैं प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा। कल भी लिखा था हमने, प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा, प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा। किसके द्वारा? अरे किसके द्वारा? प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। क्लियर है ये बात? किसके द्वारा? प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। लेकिन अब आती है काम की बात। प्रोटोनेफ्रिडिया में भी कौन? तो आप लिखिएगा रेनेट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? रेनेट कोशिकाओं द्वारा, या रेनेट कोशिकाएं। याद रहेगी ये बात। और ये जो रेनेट कोशिकाएं होती है ना, ये एच शेप, एच आता है अल्फाबेट इंग्लिश में, एच आकृति की होती है। कैसी होती हैं? एच आकृति की। ये बात याद रहनी चाहिए भाई अच्छी तरह। कल तो कौन सी थी? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, या जिन्हें हम सोलेनोसाइट्स कह रहे थे। आज कौन सी आ गई? रेनेट सेल्स। तो ये प्रश्न बन गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया हमारे लिए। रेनेट सेल्स का संबंध निम्न में से किस संघ से है? रेनेट कोशिकाएं किस आकार की होती हैं? आ गई बात समझ में? प्रोटोनेफ्रिडिया तो एक कॉमन बिंदु है, वो तो हमें याद रहेगा, लेकिन प्रश्न यहां से आएगा रेनेट कोशिकाएं किन में पाई जाती? बात समझ में आ गई? सिंपल सा प्रश्न बनता है, निम्न में से ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, आपके पास ऑप्शन पता होना चाहिए। ऐसे ही रेनेट कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये पता चल गया उत्सर्जन के बारे में। आगे बात करते हैं किसकी? परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण कैसा होता है? अविकसित होता है। कुछ जगह आपको अनुपस्थित भी लिखा हुआ मिल सकता है। अविकसित परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? अविकसित परिसंचरण तंत्र। पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र विकसित होता है, पाचन तंत्र विकसित। जब पाचन तंत्र की बात करते हैं तो दो तीन बातें आप यहां पर याद रखिएगा। क्या क्या? पहली बात, स्पष्ट मुख का अभाव होता है। स्पष्ट मुख का अभाव होता है, मुख का अभाव होता है। किन में? एस के हेलवंथीस की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात आप याद रखिएगा, क्या? या मैं स्पष्ट मुख भी क्यों लिखूं? मैं सबसे बेटर वर्ड लिखता हूं ना, स्पष्ट सिर। मैंने ये नहीं बोला सिर अनुपस्थित है, मैंने बोला स्पष्ट सिर। ध्यान रखिएगा, स्पष्ट सिर का अभाव होता है। दूसरी बात, ग्रसनी पेशी होती है, ये याद रखिएगा, ग्रसनी पेशी। यूनिक फीचर्स ऑफ एस्केलमंथीस की बात करूं ना मैं, तो ग्रसनी पेशी मस्कुलर होती है। पेश कैसी होती है? ग्रसनी मस्कुलर होती है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो पाचन तंत्र हो गया अविकसित
परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जी अंग हो गए। अब क्या बचता है? अभी हमारे पास जो बचता है वो आता है श्वसन। श्वसन किस तरह से करता है? श्वसन करता है ये सामान्य शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, सामान्य सतह के द्वारा, सतह के द्वारा। और अब प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। तो देखिए, यह प्राणी एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब समझ गए क्या? नर और मादा अलग अलग, और या मैं यूं कहूं इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, तब भी मतलब यही है। आगे बात समझ में? एक लिंगी प्राणी होते हैं अर्थात नर एवं मादा अलग अलग। लिखना चाहें लिख सकते हैं आप इस बात को। चलूँ आगे, नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए, जेट दे रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चे एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ चुके हैं। एस्केरिस आपके 12th क्लास में भी है, और वहाँ पर एक शब्द आता है पीनियल सिटी। क्या आता है? पीनियल सिटी। आपको याद हो ना, तो उस चैप्टर में ये एस्केरिस भी दे रखा है, चाहे शॉर्ट में दे रखा हो, दे रखा है पीनियल सिटी। और पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? नर में। नर एस्केरिस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखें, एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें नर की लंबाई मादा की तुलना में कम होती है, कम होती है। नेक्स्ट, और क्या है? इनमें या नर प्राणी में क्या मिलेंगे? पुच्छीय कंटिकाएं। क्या मिलेंगी? पुच्छीय कंटिकाएं, जिन्हें आप पीनियल सिटी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? पीनियल। ये वर्ड आपको काफी देखने को मिलेगा, पीनियल। तो याद रखिएगा, मैं दोबारा से लिख देता हूं, पीनियल, क्योंकि ये वर्ड हमारी किताब में लिख रखा है, पीनियल। पीनियल आ गई बात समझ में? क्या? पीनियल। इन नर प्राणी में पुच्छीय कंटिकाएं या पीनियल उपस्थित होती हैं या पाई जाती हैं। ये कोपुलेशन में सहायक होती हैं। किस में सहायक होते हैं? कोपुलेशन मतलब मैथुन में सहायक होती है। तो निषेचन कैसा मिलेगा इनमें देखने को? आंतरिक निषेचन देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? आंतरिक निषेचन। कैसा देखने को मिलेगा? आंतरिक निषेचन। बात याद रहेगी ना ये? क्या? आंतरिक निषेचन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक निषेचन के बाद अगर परिवर्धन की बात करूं मैं, परिवर्धन देखो, अगर ये पूछा जाए कि अधिकांशतः कैसा मिलता है, अधिकांशतः तो आपको प्रत्यक्ष ही देखने को मिलेगा, और कॉमनली पूछा जाए तो दोनों मिलते हैं, प्रत्यक्ष भी मिलता है और अप्रत्यक्ष भी मिलता है। अप्रत्यक्ष किस में मिलता है अभी बात कर लेंगे, क्लियर है? तो मैं यहां पर दोनों लिखूंगा, प्रत्यक्ष भी देखने को मिलता है कुछ प्राणियों में और कुछ प्राणियों में अप्रत्यक्ष भी देखने को मिलता है। बात याद रहेगी क्या? ये क्लियर है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रकार का। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, हो गया ये। अब इसमें निषेचन होने के बाद में कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे अब एक प्रश्न आने वाला है, क्या? देखिए क्या आने वाला है। लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था तक
इनमें कोशिकाओं की संख्या कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित होती है, जिसे यूटेली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? यूटेली। याद रखिएगा इस बात को, जिसे क्या कहते हैं? यूटेली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? यूटेली। मैंने पहले ही बोला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और अगर अप्रत्यक्ष है तो लार्वा अवस्था है, और लार्वा अवस्था से जब तक ये एडल्ट बनता है तब तक कोशिकाओं की संख्या निश्चित रहती है, और उसी को क्या कहा जाता है? यूटेली। एक चीज और याद रखिएगा, जो इसमें मादा होती है, जो अंडे देती है, वो मादा अंडे देगी तो वो काइटिन युक्त अंडे देती है। कैसे अंडे देती है? काइटिन युक्त। ये भी लिख देता हूं मैं। इनमें मादा प्राणी काइटिन युक्त अंडे देती है। कैसे देती है? काइटिन युक्त अंडे देती है। अंडे देती है। कैसे देती है? काइटिन युक्त अंडे देती है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनमें अवस्कर द्वार पाया जाता है। अवस्कर द्वार मतलब क्लोएका। अवस्कर द्वार पाया जाता है। द्वार पाया जाता है। ये अवस्कर द्वार क्या होता है? जनन नाल और पाचन नाल संयुक्त होकर एक छिद्र में खुलती है। क्या? जनन नाल और पाचन नाल संयुक्त होकर जब एक छिद्र में खुलती है तो अवस्कर द्वार में खुलती है। उसे अवस्कर द्वार या क्लोएका कहते हैं। ये बात याद रहेगी। तो ये बातें हमने किसके बारे में की? ये बातें हमने एस्के हेलमिंथीस के बारे में की। ये बातें हमने निमेटोडा के बारे में बातें की। ये बातें हमने सूत्रकृमियों के बारे में बातें की। क्लियर है? अब इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कौन कौन से उत्सर्जी नलिकाएं हैं, संवेदी अंग हैं, उनके आधार पर एस्के हेलमिंथीस को 2 क्लासों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, वो वर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। वर्ग देखने से पहले आपके लिए एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एस्केरिस का डायग्राम है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस। इस एस्केरिस को देखते हैं तो इस एस्केरिस में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये नर है, इधर वाला ये नर है, ये नर प्राणी छोटा है और ये मादा प्राणी इससे बड़ा है। तो ये स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसी को कहते हैं। देखकर बता सकते हैं कि कौन नर प्राणी है और कौन मादा प्राणी है। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। 2 वर्ग की हम बात कर रहे थे। तो एस्के हेलमिंथीस को 2 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? मैंने आपको बताया, उत्सर्जी नलिकाएं हैं, पुच्छीय ग्रंथिकाएं हैं और संवेदी अंग। विशिष्ट संवेदी अंग के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक फेजमीडिया और एक एफेजमीडिया। 2 क्लास कौन कौन से हैं? फेजमीडिया और एफेजमीडिया। जैसा नाम है वैसा ही इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे पहला है फेजमिड उपस्थित, तो इसमें फेजमिड क्या है? अनुपस्थित है। इसमें फेजमिड क्या है? अनुपस्थित होते हैं। कुछ जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये कैसे? ये हैं क्या? ये रसायन ग्राही संवेदी अंग है। क्या है ये? रसायन ग्राही संवेदी अंग है। एक और आपको देखने को मिल सकता है एम्फिड्स। क्या देखने को मिल सकता है? एम्फिड्स। एम्फिड्स। एम्फिड्स भी क्या होते हैं? एम्फिड्स भी रसायन ग्राही संवेदी अंग होते हैं और ये एक कुरंद्र के समान संरचना होती है। ये मोस्टली दोनों में देखने को मिलते हैं। फेजमीडिया में भी देखने को मिलेंगे और एफेजमीडिया में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया? मैंने आपके लिए डिफरेंस की बात की, इसलिए मैंने बोला कि फेजमिड फेजमीडिया में, एफेजमीडिया मतलब एब्सेंट फेजमिड, मतलब फेजमीडिया मतलब फेजमिड अनुपस्थित होंगे, नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है? याद रहेगी बात? बहुत सिंपल सा प्रश्न बनेगा। निम्न में से कौन से वर्ग में फेजमिड पाए जाते हैं या कौन से में फेजमिड नहीं पाए जाते? क्लियर है? तो आपको दिखाई दे रहा है कौन से में है कौन से में नहीं है।
उत्सर्जी नलिकाएं पाई जाती हैं किसमें? फेज़मीडिया में। और एफेज़मीडिया में उत्सर्जी नलिकाएं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, उत्सर्जी नलिकाएं विकसित होती हैं फेज़मीडिया में और इसमें अविकसित होती हैं। आगे बात समझ, इसमें क्या होती हैं? अविकसित होती हैं। पुच्छीय आसंजिक ग्रंथियां नहीं पाई जाती किसमें? फेज़मीडिया में, जबकि एफेज़मीडिया में ये पाई जाती हैं। देखिए, आप जो जितने एग्जाम्पल आप मोस्टली देखते हैं एस्केरिस के, अभी देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल आपने देख रखे हैं, देखिएगा, वो सारे के सारे जो आप देखते हैं वो मोस्टली फेज़मीडिया वर्ग के ही होते हैं। किसके होते हैं? फेज़मीडिया वर्ग के ही होते हैं। जो सामान्यतः आप छोटी क्लासेस में या इससे पहले पढ़ते हैं वो फेज़मीडिया वर्ग के आते हैं। देखिए फेज़मीडिया के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फेज़मीडिया के एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है एस्केरिस। अब मैंने कहा था ना लार्वा अवस्था पाई जाती, तो इसकी लार्वा अवस्था का नाम होता है रैबिडिटीफॉर्म। क्या लार्वा अवस्था है इसकी? रैबिडिटीफॉर्म। याद रखिएगा, एस्केरिस की लार्वा अवस्था का नाम क्या है? रैबिडिटीफॉर्म। क्लियर है? और एस्केरिस अपना पूरा जीवन चक्र एक ही पोषद में पूरा करता है, और वो कौन है? मानव। वो कौन है? मानव। मानव में पूरा करता है, एक पोषद में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लार्वा अवस्था है, पूछ लिया जाए निम्न में से कौन कौन पोषद हैं, 2 सेट बना दिए जाएं आप, क्योंकि 2-2 बना दिया जाएगा और एक में लिखा जाएगा केवल मानव, तो केवल मानव ही होता है, ध्यान रखिएगा। और मानव में भी कहाँ देखने को मिलता है? ये छोटी आंत में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? छोटी आंत में देखने को मिलता है। और इससे जो रोग होता है वो एस्केरियासिस होता है, एस्केरियासिस होता है। आप लिख सकते हैं कौन सा रोग होता है इससे? एस्केरियासिस या एस्केरियासिस, जो भी आप लिखना चाहें। ये कौन है? रोग है बच्चों। क्लियर है? तो हमारे लिए एस्केरिस इंपॉर्टेंट हो गया। इवन एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाए, एस्केरिस मिलता कहाँ है? अभी तो आप बोलेंगे छोटी आंत में मिलता है, जैसे अभी मैं बताऊं, जैसे एंटीरोबियस है आपके सामने। एंटीरोबियस पता है कहाँ मिलता है? बड़ी आंत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में, बड़ी आंत्र में। और इसे याद रखिएगा, इसे पिन क्रमी कहते हैं। पिन क्रमी। क्या कहते हैं इसे? पिन क्रमी। एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा जो होता है उसे हुक क्रमी कहते हैं। हुक क्रमी। क्या कहते हैं? हुक क्रमी। तो आप ये बातें याद रखिएगा। हमसे से ज़्यादा जो पूछने की संभावना है ना, वो 2 ही संभावनाएं हैं। या तो इनके उपनाम पूछे जा सकते हैं, या आपको सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा फेज़मीडिया में है, कौन सा एफेज़मीडिया में है। ये प्रश्न बनाने वाले पर निर्भर करता है। आ गई बात समझ में? तो हमें हर तरीके से तैयार होना है। वाउचेरिया, ये नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा, एक नाम सुना होगा आपने, वाउचेरिया ब्रोंकेफ्टाई। ये वाउचेरिया ब्रोंकेफ्टाई क्या होता है? वाउचेरिया ब्रोंकेफ्टाई एक एस्केहेलमिन्थीस है, और ये अपना जीवन चक्र 2 में पूरा करता है। एक वाहक होती है जो मक्खी होती है। क्या होती है? मक्खी होती है। और एक मानव होता है। आपने कई बार एक डायग्राम देखा होगा, एक नाम का, एक रोग का नाम सुना होगा, हाथी पांव रोग। कौन सा नाम? हाथी पांव रोग, जिसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, इसे फाइलेरियाई क्रमी भी कहते हैं। आगे ये बात समझ में? तो आप ये याद रखिएगा कि ये अपना जो जीवन चक्र है 2 में पूरा करता है। एक मक्खी होती है और क्यूलेक्स मक्खी होती है। वो कौन सी मक्खी होती है? इससे एक रोग होता है जिसे कहते हैं हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको एक हाथी पांव रोग, ठीक है। इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स। कौन होता है? मादा क्यूलेक्स मक्खी। हाथी पांव रोग, जिसमें जो आप नाम से पता है हाथी पांव रोग, अगर इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो पांव हाथी के समान हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है, इतना इन्फेक्शन होने के बाद। ये आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं। एनसीईआरटी की 12th की किताब में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट, लोआ लोआ। लोआ लोआ कौन होता है? नेत्रक्रमी। क्या होता है? नेत्रक्रमी।
ये पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए कि ये फेज़मीडिया का एग्जाम्पल है, लोअर लोअर। ओके, नेक्स्ट ट्राइक्यूरियस, इसे बोला जाता है चाबुक कृमि। इसे क्या कहते हैं? चाबुक कृमि। इसे क्या कहते हैं? चाबुक कृमि। और रेब्डिटिस होता है, ये स्वतंत्र जीवी होता है। मैंने लिखा है प्रारंभिक में इनके आवास के बारे में, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ये लवणीय में, वो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ट्राइकेनेला, ये भी आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हमारा ड्रैकनकुलस। आपने एक नाम सुना होगा, नारू रोग। कौन सा रोग? नारू रोग। ये ड्रैकनकुलस के द्वारा होता है। ये रोग हम पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में आता है, नारू रोग। ये छोटे छोटे जलाशयों में जो इसके पोषद होते हैं, वो पोषद जब मानव में प्रवेश करते हैं तो मानव में क्या देखने को मिलता है? नारू रोग देखने को मिलता है। बात याद रहेगी। और इसके बाद में एक आता है एफेज़मीडिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और वो है डेस्मोस्कोलेक्स। एफेज़मीडिया अभी आपको बता दिया, एफेज़मीडिया उनको कहेंगे जिनमें फेज़मिड अनुपस्थित होंगे, और इसका एग्जाम्पल कौन है? डेस्मोस्कोलेक्स। तो इस तरह से एस के हेलमिंथेस कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मैं एक रिव्यू कर लेता हूँ, महत्वपूर्ण बातों पर आपको दोबारा से ध्यान करवाता हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस संघ की। संघ का नाम गैगनबार्ग ने दिया, सूत्रकृमि भी कहते हैं इन्हें। त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित प्राणी होते हैं। शरीर का संगठन ऊतक अंग, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऊतक अंग। कल तक क्या थे? कल तक ऊतक अंग थे, आज ऊतक अंग तंत्र आ गए। इन्हें नलिका के भीतर, नलिका ट्यूब विद इन ट्यूब भी कहा जाता है। स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। अभी जैसे हमने रेबिलिटी पढ़ा है वो स्वतंत्र जीवी है, कुछ परजीवी होते हैं, और ये ह्यूमस आधिक्य वाली मृदा में भी पाए जाते हैं। इनमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल क्या है मैंने आपको बता दिया, ये पोषद के एंजाइम से प्राणी को, मतलब परजीवी को बचाती है। एपिडर्मिस बहुकेंद्रकीय होती है, जिसे सिंशियल स्थिति बोला जाता है। पेशी स्तर में अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। देखिए, अगर कोई डेप्थ वाली बात हो ना, तब हमें इन बातों को याद रखना है। जो प्रश्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बार बार बता रहा हूँ। ये कूटगुह्य प्राणी होते हैं। हाइड्रोस्केलेटन मिलता है, कैसे मिलता है मैंने बताया। उत्सर्जन में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होती है। अगर वहाँ पर भी मैं थोड़ी गहराई की बात करूँ तो रेनेट सेल्स जिन्हें कहते हैं, ये एच शेप, एच आकृति की होती हैं। अविकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र विकसित प्रकार का होता है। इनमें स्पष्ट सिर का अभाव पाया जाता है। इनमें ग्रसनी पेशीय होती है, मस्कुलर होती है। श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा किया जाता है। अगर आप तंत्रिका तंत्र की बात करना चाहें, एक और है, ये पूछता कोई नहीं है, फिर भी आप लिख दीजिए सरकम फेरिंजियल रिंग। क्या? सरकम फेरिंजियल रिंग उपस्थित या सरकम फेरिंजियल रिंग द्वारा बना होता है। ये क्या है सरकम फेरिंजियल रिंग? सरकम फेरिंजियल रिंग का मतलब है, एक तो होती है इनमें नर्व रिंग जिसे आप तंत्रिका वलय कहते हैं, और बाकी होती हैं नर्व कोड्स जिन्हें आप तंत्रिका रज्जु कहते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र। और ये भी किस में बनाते हैं? ध्यान रखिएगा, इतनी गहराई में नहीं है। इंडिविजुअल किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं तो दीज आर द पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। ये दोनों कौन? नर्व रिंग और नर्व कोड मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये कोई खास बात नहीं थी। वो इंडिविजुअल एनिमल के बारे में बात करते हैं तब हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि इसी फीचर्स में निम्न में से कौन सा लक्षण एस हेलमिंथेस का नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें ये बात याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एकलिंगी प्राणी होते हैं। लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। नर की लंबाई मादा की तुलना में कम होती है। अभी मैंने डायग्राम दिखाया आपको। नर प्राणी में पुच्छीय कंटिका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पीनियल, आपको पीनियल सिटी के नाम से पूछा जा सकता है। पीनियल सिटी किसमें पाई जाती है? तो नर प्राणी में पीनियल सिटी पाई जाती है। याद रखिएगा, आंतरिक निषेचन है। परिवर्तन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रकार का मिल सकता है। लार्वावस्था, यूटेली आप याद रखिएगा। लार्वावस्था से जब वयस्क अवस्था का निर्माण होता है तो कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, जिसे यूटेली कहा जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद इनमें मादा प्राणी काइटिन युक्त अंडे देती है। और नेक्स्ट इनमें अवस्कर द्वार पाया जाता है, मैंने बताया था आपको अभी भी। पाचन नाल और जनन नाल संयुक्त होकर एक नाल बनाती हैं, और
जिस छिद्र में खुलती है उसे अवस्कर द्वार कहते हैं। ये एस्केरिस का डायग्राम मैंने आपको बताया, एस्केरिस में आप देखकर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि नर प्राणी छोटा है और मादा प्राणी तुलनात्मक रूप से लंबी होती है। देखिए पीनियल सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ये पीनियल सिटी है, ये पीनियल सिटी है यहाँ पर, तो नर प्राणी में है, मादा प्राणी में नहीं है। इसीलिए मैंने बोला आपको पीनियल सिटी किस में पाई जाती है, नर प्राणी में पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि पीनियल सिटी कहाँ पर पाई जाती है। आगे चलते हैं। प्लेटी वो एस्केलमंथीज को 2 वर्गों में बांटा है। किसके आधार पर बांटा गया है? संवेदी विशिष्ट संवेदीग्राही अंगों के आधार पर बांटा गया है, उत्सर्जी नलिकाओं के आधार पर बांटा गया है, पुच्छ ग्रंथियों के आधार पर बांटा गया है। तो आइए, फेजमिड फेजमीडिया में पाए जाते हैं, एफेजमीडिया में नहीं पाए जाते। मैंने आपको बताया कि एम्फिड्स भी एक संवेदी रसायनग्राही अंग है। क्या है? रसायनग्राही अंग है या संवेदी अंग है, ये दोनों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, उत्सर्जनीय नलिका इनमें पाई जाती हैं, इनमें नहीं पाई जाती, और अगर मिलेंगी तो अविकसित मिलेंगी, जबकि इनमें विकसित होती हैं, मिलती हैं। पुच्छ आसंजक ग्रंथि इनमें नहीं पाई जाती, इनमें पाई जाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, किसके? फेजमीडिया के और एफेजमीडिया के। तो सबसे पहले हम फेजमीडिया के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्केरिस या एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। कहाँ मिलता है? छोटी आंत्र में मिलता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एस्केरियासिस करता है। इसके लार्वावस्था का नाम आपके सामने है, रेब्डिटिफॉर्म है। क्लियर है? नेक्स्ट, एंटीरोबियस है, बड़ी आंत्र में मिलता है, पिन क्रमी इसे कहते हैं। एंटी एनकाइलोस्टोमा है, इसे हुक क्रमी कहते हैं। नेक्स्ट, लोआ वाउचेरिया, मैंने बताया हाथी पांव रोग होता है। इसका वाहक जो होता है वो मादा क्यूलेक्स मक्खी होती है, वो इसका क्या करता है? वाहक मानी जाती है। और हाथी पांव रोग मैंने बता दिया किस तरह से होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, वाउचेरिया ब्रोंकेफ्टाई अपना जीवन 2 पोषदों में पूरा करता है। एक वाहक है जो आपके सामने क्यूलेक्स है, और दूसरा मानव है। नेक्स्ट, लोआ है, नेत्रक्रमी है, ट्राइक्यूरियस है, चाबुक्रमी है, रेब्डिटिस स्वतंत्र जी है। मैंने बताया अभी हम जो बात करें वो परजीवी आ रहे हैं, जैसे स्वतंत्र जीवी आया रेब्डिटिस, मैंने आपको बोला कि इसका आप याद रखिएगा। ट्राइकेनेला है, ड्रैकनकुलस है, जिससे नारू रोग होता है। और इसके बाद में आता है कौन? एफेजमीडिया, जिसका एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, डेस्मोस्कोलेक्स। तो इस तरह से एस्केहेलमिन्थीज फाइलम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम को लेंगे। अब आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं आप उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फाइलम से रिलेटेड 1-2 जो भी प्रश्न आते हैं वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, उनके हर विशेष बिंदु पर, विशिष्ट लक्षण पर गौर फरमाइए, उसे नोट डाउन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि कुछ फाइलम होने के बाद हम एक MCQ वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। वो प्रश्न अब तक जो संग हो चुके हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।